देखिए, एजुकेशनल प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, ये जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है। प्लानिंग क्या होती है? हर काम में आपको कुछ योजना बनाने की आवश्यकता होती है। चाहे वो आपके घर का एक छोटा-सा इवेंट हो, चाहे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन का कोई भी इवेंट हो, तो हर जगह पर आपको पहले योजना बनानी होती है। उसके बाद जाकर के उस योजना के आधार पर काम को आप क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जब हमको योजनाओं का निर्माण करना होता है, तो उसका उद्देश्य एकमात्र यही होगा कि जो भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में वो क्या हो, प्रॉपर हो पाए। As we all know, our formal education is an organized one. We must have trained teachers to teach, buildings and many facilities have to be put up in order to have educational institutions functions effectively. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा एक शिक्षा का जो क्षेत्र है ये क्या है, एक प्रकार से बहुत औपचारिक है और इसमें आपको बहुत सारे ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी आपको कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ती है और भी अन्य कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जिनकी सहायता से आप क्या करते हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो शैक्षिक संस्थान हैं, उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक? Our educational system must be arranged at every stage in such a way that it meets the needs of both the individual and the nation. और जो भी आपका जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका जो व्यवस्था है, उसकी जो अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए प्रत्येक स्तर पर, एवरी स्टेज पर, कि जो आपके राष्ट्र की और बच्चे की व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, उन दोनों की पूर्ति हो सके। देखो, अगर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो बच्चा शिक्षा पूरी तरह से नहीं लेगा, ठीक? और ऐसे ही अगर शिक्षा लेने के पश्चात अगर बच्चा राष्ट्र के लिए कुछ ना कर सके, तो फिर राष्ट्र के लिए कोई फायदा है नहीं। अगर देख रहे हैं ना आप लोग कि हमारे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, कक्षा 6 से 8 तक, सॉरी कक्षा 1 से 8 तक, है ना? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। तो जब राज्य या कहें कि जब देश या सरकार जो है वो फ्री में एजुकेशन दे रही, तो भाई कुछ ना कुछ तो आउटपुट चाहेगी ना सरकार उससे, ठीक? अगर वो आउटपुट नहीं मिलेगा, अगर लोग एजुकेशन लेने के बाद सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो हो सकता है कि ये जो एजुकेशन का जो एक उद्देश्य है वो पूरा ना हो पाए, ठीक? दिस प्रोसेस इज intelligently trying to organize education so as to respond to the needs of its recipients is what can be termed educational planning। और इस प्रकार से जब बुद्धिमत्ता के माध्यम से या कहें कि बुद्धिमानी से आप किसी एक संगठन को उसकी आवश्यकताओं की, जो भी रिसिपेंट उसका है, जो प्राप्त करने वाला है शिक्षा, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर एक पर्टिकुलर प्लानिंग के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग कहेंगे। Meaning of educational planning: the process of setting out in advance a pattern of action to bring about overall changes as viewed by national policies by the closest possible articulation of mean and ends। तो जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलर एजुकेशनल प्लानिंग का, ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी जो नेशनल पॉलिसीज हैं, इससे पहले अभी तो नई नेशनल पॉलिसी हमारी लागू नहीं हुई है, 1986 की पॉलिसी में जो भी सिफारिशें की गई हैं उनको पर्टिकुलर तरीके से लागू किया जाए और धरातल पर उनमें अमल किया जाए, इस संबंध में योजनाएं बनाई जा रही हैं। इट इज अ बेसिक मैनेजमेंट टास्क, ये क्या है, एक बहुत ही आधारभूत प्रबंधन का कार्य है। इट इज अ मीन ऑफ अचीविंग हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, और इसके माध्यम से करेंगे जो उच्च स्तर की जो प्रभावशीलता है उसको प्राप्त करेंगे। इट्स यूनिकनेस लाइज इन इट्स फ्यूचर ओरिएंटेशन और एंटिसिपेशन मेड, और जो इसका जो मेन जो कार्य है वो क्या है, भविष्य को देखते हुए भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना। टुडे एजुकेशनल प्लानिंग इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। The complexities of modern technology in society have given rise to the need for planning in education. Planning bridges the gap between where we are and where we want to be। तो योजना के माध्यम से आप अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बीच का जो एक ब्रिज होता है उसको तैयार कर पाते हैं। आपको अगर भविष्य में आईएएस बनना है और आज आप सिर्फ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो कैसे आईएएस बनेंगे, उसके लिए आप एक योजना बनाते हैं और उस योजना को आप क्या करते हैं, फिर पूरा करते हुए उस अपनी क्या बोलते हैं भविष्य की प्राप्ति आप कर लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही
अगर आपने उद्देश्य रखा है कि आप अपने बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाएंगे, उनमें अच्छे वैल्यूज अगर आप इनकलकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप योजना बनाते हैं और उस योजना पर अमल करना आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ ये था कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या है। तो अगर मैं एक वाक्य में अगर ये कहना चाहूँ, और आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा के माध्यम से जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, शिक्षा के जो भी कुछ उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, उनको, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप करते हैं, वो सब क्या है? योजना है। ठीक है। जैसे अगर आपने शिक्षा का उद्देश्य रखा है बच्चों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, आपने शिक्षा का उद्देश्य रखा कि बच्चों को रोजगार दिलाना, तो अब बच्चा कैसे रोजगार प्राप्त कर सकेगा, कैसे उसमें जनतांत्रिक मूल्य आ पाएंगे, इसके लिए आप एक योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट करते हैं आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में और क्लासरूम्स में। ठीक है। तो ये एक उसका एक छोटा सा सार आप कह सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। सबसे पहला है कॉपरेशन, ठीक है, सहयोग। दूसरा है रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, यानी कि जो उपचारात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं। चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स, क्या बेहतर अल्टरनेटिव मिल सकता है, उस पर विचार करना। टीम वर्क, सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है, साइंटिफिक चेंजेस एंड एंटिसिपेशन। तो सबसे पहले तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें हेल्प कर सकती है। भाई आप, छोटी सी बात है, अगर आपको माना कि घर में अपने किचन में कोई काम करना है, तो उस काम में आपको कौन कौन लोग हेल्प कर सकते हैं, ये आप पहले विचार कर लेते हैं। आपके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, आपको एक छोटा सा इवेंट है, तो उस सेलिब्रेशन में किस किस को क्या क्या ड्यूटी आप दे सकते हो, कौन आपकी बेहतर हेल्प कर सकता है, ये आप विचार कर लेते हैं। योजनाएं तो बन रही हैं। ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात करें, तो बच्चों को कोई अगर आपने उद्देश्य उनके निर्धारित किए हैं, तो उन उद्देश्य की प्राप्ति करने में कौन कौन सहयोग दे सकता है। स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल के आसपास के जो लोग हैं, बच्चे के घर के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बच्चे के जो दोस्त हैं, वो कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, ये सभी कुछ इसमें आपने ध्यान देना है। रेमेडियल मेजर्स, यानी कि जो जो आपको लगता है कि बच्चों में कमियां आती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या आप प्रयास कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, अब अगर आप बच्चों को जब विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आपने देखा कई बार क्या होता है, कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है हमको, है ना। कई बार क्या होता है, संसाधनों की क्या होता है, उपलब्धता नहीं होती है। तो उस केस में कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनको आप एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। टीम वर्क, ठीक है, कैसे टीम वर्क करवाना है आपने। ठीक। सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, और प्लानिंग के माध्यम से आप सामाजिक और आर्थिक दोनों ही उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, है ना। साइंटिफिक चेंजेस है और एंटिसिपेशन है, ये क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग है। अब है एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस, क्या है देख लेते हैं फिर हम। द एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो ये प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया होगी, चाहे प्रक्रिया शिक्षा के संबंध में हो, चाहे किसी और के संबंध में हो, तो उसका एक क्या रहेगा, प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं आपके, स्टेप 1, स्टेप 2 एटसेट्रा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से कैसे आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो जब भी आप प्लानिंग करेंगे, तो उस प्लानिंग से पहले आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। भाई आपको, आपका कोई मित्र है, वो बोलता है यार कि चल मेरे को मार्केट जाना है और शॉपिंग करनी है, बता कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मेरी बात समझना आप लोग, ठीक है ना। आपका मित्र है, वो बोलता है कि भाई मेरे को मार्केट जाके शॉपिंग करनी है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वो जरा बता तो सही, प्लानिंग करते हैं कुछ। आप उससे क्या पूछोगे, भाई शॉपिंग में क्या शॉपिंग करनी है, ये तो बताओ। कोई ड्रेस लेनी है, क्रॉकरी लेनी है, या कुछ फ्रूट्स लेने हैं, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको भविष्य में। तो क्या करना है का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य पता होंगे तभी प्लानिंग हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। मैं आपसे कहता हूँ चलो घूमने चल रहे हैं, प्लानिंग करो। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है और प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले उद्देश्यों का हमको जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस में भी पहला स्टेप रहेगा आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ये जानना। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड क्लियरली स्टेटेड, तो जो भी उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, है ना। दूसरा, दिस विल इंश्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द ऑब्जेक्टिव।
और इतने स्पष्ट होने चाहिए कि जब आप प्लानिंग करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि आपकी प्लानिंग से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। क्लियर कट आपको अगर होंगे ऑब्जेक्टिव तो आपकी प्लानिंग भी क्या रहेगी, बिल्कुल सटीक रहेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज अब दूसरा है। ऑब्जेक्टिव्स पता है आपको कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो अब आप ये भी निर्धारित करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है घूमने का कि मुझे नैनीताल जाना है घूमने। अब आपको पता चल गया है, आप मेरे योजना बनाने वाले मित्र हैं, तो आप बताएंगे मेरे को भाई नैनीताल जाना है, आपको पता है, तो आप बोलेंगे चलो भाई या तो फिर आप बाइक से चले जाओ, ठीक है, या आप कार से चले जाइए, या आप कैब कर लीजिए, या बस से चले जाओ। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे हम नैनीताल पहुंच सकते हैं। उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, उद्देश्य आपने पहचान लिया है शिक्षा का, ये उद्देश्य है, तो अब उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए गतिविधियों का निर्धारण आप करेंगे। आपने उद्देश्य बनाया है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। आप कहते हैं कि क्लास में अगर हम जो हमारे महान नेता रहे हैं उनकी जीवनियां पढ़ाएं, बच्चों को बताएं कि उन्होंने कैसे अहिंसा के मार्ग में चल करके हमको आजादी दिलवाई थी, है ना, कैसे वो सबका सहयोग करते थे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, बच्चों को कुछ जनतंत्र के मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, बच्चों को रोल प्ले करवाएं, हम बच्चों को ये फील करवाएं कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसको कैसा फील होता है, तो आपको भी दूसरे का नहीं करना है। इस तरीके से भी आप एक गतिविधि करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप बच्चों को संविधान पढ़ाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से 4-5 तरीके हो सकते हैं जिससे आप बच्चों में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट कर सकते हैं, यानी कि जो जनतांत्रिक मूल्य उनको आप विकास कर सकते हैं बच्चों के अंदर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यस और नो। तो इस प्रकार से आपने पहले तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आपने समझा, उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं उन सबकी आपने लिस्ट बनाई, और अब उनमें से बेहतर एक्टिविटी कौन सी है और आपकी क्लासरूम के लिए कौन सी सुटेबल रहेगी ये सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक। विच आर नीडेड टू अचीव द स्टेटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देन इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। अब आपने जो भी एक्टिविटीज कराई हैं उसके बाद आपने क्या किया, मूल्यांकन कर लिया कि जो उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए हैं, तो किस स्तर तक हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रक्रियाएं सामान्यतः हैं आपकी। पहला तो उद्देश्य को पहचानना, दूसरा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियां, और तीसरा आपका उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन। तो जैसा आपको मैंने पढ़ाया था कि कल की क्लास में या परसों की क्लास में, कि 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो प्री में आपने प्लानिंग किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया आपने, इंटरेक्टिव में आपने एक्टिविटीज कराई, पोस्ट एक्टिव आपने इवैल्यूएशन कर लिया। उसी तरीके का ये हो रहा है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, अब इसका यूज क्या है, तो ये तो मुझे लगता ही नहीं पूछने की आवश्यकता है ना, कि भाई जब तक आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तब तक आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो ही नहीं पाएंगे। कंसिडरिंग दैट एजुकेशनल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद अ प्रॉब्लम ऑफ wisely distributing the limited resources and the types of education, formal or non-formal, etc. The process of educational planning comprises 3 main functions, ठीक है। तो 3 मेन फंक्शन होते हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एजुकेशन प्लानिंग एड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो एजुकेशनल प्लानिंग के 3 क्या फंक्शन हैं, देखिए। सबसे पहला है उद्देश्य की पहचान करना और उसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो प्लान करना। दूसरा है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं जो आपको उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता कर सकते हैं, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके पश्चात फिर जो भी आप प्लान कर रहे हैं, है ना, उसके लिए जो भी सहायक जो आपके डिसीजंस हो सकते हैं उनको लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, देखिए मुझे नहीं लगता है कि अब ये आपको अलग से बताने की जरूरत है, बता चुका हूं आप लोगों को। By this we mean that educational planning helps in identifying the defining defining the objectives and the strategies, programs, procedure, policies and standards which education needs to be more effective and efficient. Through educational planning, we are able to clearly identify and define educational objectives, identify and also clearly define various activities which are to be carried out to achieve the educational objective. तो उद्देश्यों की पहचान करने के बाद जब आप युक्तियों का निर्धारण करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप प्लान करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप
बहुत सारे युक्तियां जो आपके पास होती हैं उनको प्लान करके आप जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ आप चलते हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या है, बता चुका हूँ आपको मैं। आपके पास रिसोर्सेज हैं, कम है, तो उनका बेहतर यूज कहाँ हो सकता है ये देखना है। जैसे कि अगर कोई युद्ध हो रहा है, अगर हम पौराणिक युद्धों की बात करें तो आप जानते हैं कि कुछ ही एकाध दिव्य अस्त्र होते थे, तो उनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि कर्ण ने एक दिव्यास्त्र रखा था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन अचानक से जब वो भीम का पुत्र वहां पर आता है और वो हाहाकार मचा देता है, तो कर्ण फिर उस दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है उस राक्षस को मारने के लिए। समझ में आपको आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो आपके लिए एक दिव्यास्त्र की तरह होते हैं, जिनका प्रयोग आपने बहुत सटीक तरीके से, बहुत कैलकुलेटिव मैनर में करना होता है, राइट? बाय लिमिटेड रिसोर्सेज वी मीन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू सेटिस्फाई आवर नीड। एजुकेशनल प्लानिंग हेल्प्स इन सीइंग to it that the limited resources are properly or wisely allocated to provide the needed level and type of education to citizens of the country. In order to help in wisely allocating the limited resources, alternative courses of action are compared, and then the one that has great benefits for the citizen are allocated। तो आपको वही बताया मैंने कि कोई भी रिसोर्स जो जिस परिस्थिति में बेहतर प्रयोग में लाया जा सकता है, उस रिसोर्स का प्रयोग उसी समय किया जाए। ठीक। एजुकेशनल प्लानिंग एड्स एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है देख लीजिए। एजुकेशनल प्लानिंग हेल्प्स डिसीजन मेकर्स एट ऑल लेवल्स टू रीच अ बेटर एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आप एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक। और this is because through educational planning adequate data are collected on the particular level that we wish to plan for, and on the basis of such information available, educational planning therefore helps to promote speedy and effective administration of the system, since the administrators of the system are provided with necessary guidelines to work with. Furthermore, with educational planning, it becomes easy to evaluate the progress made in the educational system। इस तरीके से जब आप एजुकेशनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपके सहायक तत्व होते हैं जो कि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि आप किस प्रकार से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उनका आप बेहतर यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्रेस होता है वो प्रॉपर हो पाता है ना? और इस तरीके से आप जो आपका प्रोग्रेस को इवेल्युएट भी करते हैं। तो एड्स जो होते हैं, जो सहायक तत्व होते हैं, वो आपको प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के बाद आपके इवेल्युएशन में हर तरफ आपको हेल्प करने में, मतलब हर तरफ हेल्प आपको करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड अप्रोचेस। अब कुछ आधारभूत जो बातें हैं वो क्या है देखिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, the importance of educational planning, component of educational planning, educational planning process and approaches to educational planning। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एजुकेशनल प्लानिंग की, फिर आप जानेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग के महत्व क्या हैं, फिर आप जानेंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग के तत्व क्या हैं विशेष, इसके बाद उसकी प्रक्रिया को आप समझेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स तो भाई आप उद्देश्य के जितने भी आप कहें कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो सभी कुछ आपके प्लानिंग के उद्देश्य हो सकते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस में बात कर सकते हैं आप, इकोनॉमिकल डायमेंशंस में बात कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायमेंशन में बात कर सकते हैं, लीगल डायमेंशन में बात कर सकते हैं, आपका डेमोग्राफिक डायमेंशन में बात कर सकते हैं, कल्चरल डायमेंशन में, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन में। आपकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है इस पर निर्धारित करेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा एजुकेशन प्लानिंग का। और आप जानते ही हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो मल्टीपर्पज जो हमारे क्या होते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं या मल्टी एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनकी तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही जो डायमेंशन हैं वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन से हमारा अर्थ क्या है देखिए। द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल प्लानिंग शुड रिलेट टू द प्रमोशन ऑफ जस्टिस, पीस, लॉ ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस। तो एक अच्छी सरकार चले, ठीक है, जो भी आपके कानून है उनको उनका पालन हो, शांति बनी रहे, न्यायप्रियता बनी रहे, इससे संबंधित जो भी बातें अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो सब क्या है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या होता है। द इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन एजुकेशनल प्लानिंग शुड ले
emphasis on the need for individual to live happily। ठीक। अब पैसा अगर बच्चे के पास होगा, उसकी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो पा रही होंगी, तो उसके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। ये इसका पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक का। दूसरा देखिए, एजुकेशन प्लान शुड इंक्लूड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट aspects। Educational plan should tend toward preparing people for gainful employment, development of gifts of nature and production of goods to satisfy human wants। ठीक। तो जब आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो आप ये जानते हैं कि जिन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है, तो उनकी सप्लाई भी अधिक होनी चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, और सप्लाई बहुत कर दी आपने, ठीक है, तो यानी कि ऐसी वस्तुएं आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दी जिनकी आवश्यकता ही नहीं है समाज में, तो उससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ बैलेंस करने के लिए जो एजुकेशन का रोल है, वो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायमेंशन। Education for technological advancement should be well planned, financed, and implemented for the development of individual in the technological society। लीगल डायमेंशन। लीगल मतलब आपको पता ही है, लॉ से संबंधित होता है। एजुकेशन प्लानिंग रिक्वायर्ड स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क। द लेजिस्लेटिव कोर्ट एंड द जुडिशरी हैव इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले इन एजुकेशन इन द नेशन। There is need for legislative support for educational planning. The implementation of educational planning should within the ambits of the nation's constitution, status and education law। फिर है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी क्या होती है बताइए, सर्च कीजिए। तो एजुकेशनल planning should take special notice of the structure and characteristic of school going population and the population around the schools। Educational planning without sufficient demographic data results to failure at achieving the educational objective। ठीक है, तो आपसे मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि डेमोग्राफी क्या होती है। तो सर्च कर लीजिए आप डेमोग्राफी। तो कोई भी शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टेक्निकल टर्म पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं और स्कूल के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो उनका जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है, उनका जो कल्चर है, उसको समझना, उसको प्लान करना, ये सब कुछ क्या है, आपका एक अलग डायमेंशन है एजुकेशन प्लानिंग का। कल्चरल डायमेंशंस क्या है? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। देखो, भाषा और संस्कृति दोनों ही किसी प्रकार की शिक्षा को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हम प्रभावित करती है। भाषा तो आप जानते हैं किस प्रकार से प्रभावित करती है ना? तो जब तक अगर वो क्लियर नहीं होगी, तब तक आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। आपने प्लानिंग किया बहुत अच्छा पढ़ाने का, लेकिन आपने पूरा जो प्लानिंग है वो लैंग्वेज अंग्रेजी रख दिया है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो शायद ही फिर आपकी जो एजुकेशन है वो सीख पाए। द नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी कल्चर oriented because of the social value system as it affects education। Sociological dimensions क्या हैं इसके? Educational planning should be able to consider the close relationship between the structure of the society and schooling। ठीक, the need for educational planning। देखिए, नीड्स फॉर एजुकेशनल प्लानिंग क्या क्या है? सबसे पहले तो है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि जो एजुकेशन है उसका नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब है कि हमें क्यों आवश्यकता है प्लानिंग करने की एजुकेशन के लिए? इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है बहुत नेचर में। रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन एजुकेशन सेक्टर आर लिमिटेड। अभी अभी बताया था आपको मैंने कि जो भी रिसोर्स आप यूज करते हैं उनको आप दिव्य स्तर के समझें कि कभी कभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसीलिए हमको उनका सही प्रयोग करना आना चाहिए, तभी हम उसको प्लान करते हैं। Educate plans help to direct and coordinate the actions of employees in order to achieve maximum effectiveness, efficiency and productivity। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कम मेहनत में मैक्सिमम जो
रिजल्ट्स होते हैं उनको अचीव कर सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंट होगी, इफेक्टिव हो जाएगी। प्लानिंग इज नेसेसरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इन एजुकेशन। अगर आप प्लानिंग प्रॉपर करते हैं तभी जाकर के आप एक सही प्रशासन कर पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। प्लानिंग enables the nation to make its choice clear in term of the aim and objective। और प्लानिंग के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्यों और ऑब्जेक्टिव्स को, या कहें कि जो लक्ष्य और उद्देश्य है उनको प्रॉपरली समझ सकते हैं और क्लियर कट तरीके से उसकी तरफ हम चल सकते हैं। एजुकेशनल प्लान्स आर डिजाइंड टू अवॉइड द बैलेंसेस एंड enormous wastage and replenish the replenish the steadily aggravated storage of teachers। तो सबसे पहली मेन बात इसमें है कि जो भी आपका वेस्टेज है वो आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। आप ये समझिए कि आपको अगर माना कि एक कॉलेज है, वहां पर अगर 10-12 बच्चे हैं और आपने 10-12 टीचर भी अपॉइंट कर दिए तो कोई फायदा नहीं है उसका। इससे बढ़िया ये है कि टीचर एक वहां रखिए, बाकी टीचर को कहीं और काम पे आप लगा सकते हैं, यानी कि किन्हीं और कॉलेज में भेज सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग क्या क्या होते हैं? एजुकेशनल स्टेटस एंड द हेड काउंट, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ टीचर्स, ठीक है, एजुकेशनल फाइनेंसिंग, स्कूल बिल्डिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल मटेरियल, एक्सपेंशन मॉडल्स, relevance of political, economic, social and cultural policies and objectives and legal basis। ठीक है। एजुकेशनल स्टेटस क्या है? एवरी रियलिस्टिक प्लान इज बेस्ड ऑन dependable census when figure from the head count were dependable, we could estimate with reasonable accuracy the number of classroom teachers and headmasters, desks and tables, elaborative capital and recurrent cost। अगर हमें ये पता हो कि हमें कितने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो उसके आधार पर हम प्रॉपर जितनी भी आवश्यक हैं उतने शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएंगे। हम जितने आवश्यक विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था कर पाएंगे, कितना फर्नीचर चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड हो सकता है इजीली। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ टीचर्स बता दिया आपको मैंने, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करेंगे हम, है ना। अगर माना कि एक विद्यालय में 2 टीचर चाहिए तो हम 4 टीचर क्यों भेजें, वहां 2 ही टीचर भेजेंगे। नहीं, ना सरप्लस होगा ना ही कम होगा। स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग्स शुड बी एडुकेटली मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ देयर डेप्रिसिएशन वैल्यू, which if not properly looked after could be hazardous to the existence of the users, that is teacher and student। तो जो स्कूल की बिल्डिंग होगी वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, टाइम टाइम पे रिनोवेशन उसका होना चाहिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो धीरे 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 क्या होती है, वो खराब होने लगती है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि उसमें कमी आते रहती है ना। तो उस कमी को दूर करने के लिए आप करते हैं रेनोवेशन करते हैं उसका, ताकि अ, आने वाले भविष्य में भी जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं उस बिल्डिंग का प्रॉपर यूज कर सके। करिकुलम डेवलपमेंट, द कांस्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द करिकुलम इज नेसेसरी। समय समय पर पाठ्यक्रम में आवश्यक जो चेंजेस हैं वो होने चाहिए, जो परिवर्तन है वो होने चाहिए। सिंस द करिकुलम शुड बी रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। और जो करिकुलम है वो क्या होता है, क्योंकि सोसाइटी की नीड के अनुसार होता है। समाज की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप ही तो हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अगर चाइना में आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आप डेमोक्रेसी थोड़ी पढ़ाएंगे, वहां तो ऑटोक्रेसी पढ़ाएंगे। आप नॉर्थ कोरिया में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आप डेमोक्रेसी थोड़ी पढ़ाएंगे, ऑटोक्रेसी पढ़ाएंगे। वहां के समाज की मांग ही वही है। लेकिन इंडिया में अगर पढ़ा रहे हैं आप तो ऑटोक्रेसी नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पर आप डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे। तो जैसी समाज की आवश्यकता होगी वैसे ही आपको शिक्षा देनी होती है, उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम बनता है। और समाज समय समय पर क्या होता है, बदलता रहता है। तो बदलते समाज के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है वो भी बदलता रहना चाहिए। एंड द सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक एंड डायनेमिक बता गया। एजुकेशनल मटेरियल्स के बारे में देखिए। Educational materials such as books, study materials, teaching aids, etc. may make the educational program fail if not properly organized। अगर एजुकेशनल मटेरियल का आप सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है वो पूरी तरह से फेल हो सकता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको सही किताबों की आवश्यकता होती है,
और उन सही किताबों का सही समय में प्रयोग करना भी आना चाहिए। एक्सपेंशन मॉडल क्या होता है? Expansion models must be created from the beginning to bring into consideration what is envisaged in the primary, secondary, and senior secondary schools many years ahead, and to look for possible strengths and weaknesses they can borrow and avoid in the present पर। ठीक है, एक्सपेंशन मॉडल क्या होता है कि मतलब आपको कितना, कोई भी देखो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज को। ठीक है, आपने जैसे माना कि कोई प्राइमरी स्कूल खोला है, अब आप उसको बढ़ा करके सेकेंडरी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आप उसको बढ़ा करके सीनियर सेकेंडरी बनाना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। और ऐसे ही अगर एजुकेशन के एक्सपेंशन की बात करें, तो प्राइमरी लेवल पर जो करिकुलम है उसको कैसे आप अब रिलेट करते हुए सेकेंडरी तक एक्सपेंड करते हैं, फिर सेकेंडरी के करिकुलम को कैसे सीनियर सेकेंडरी पे आप एक्सपेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं आपकी। ठीक है, रेलेवेंस टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले भी। इफ एजुकेशनल प्लान्स आर नॉट क्लोजली geared toward political, economical, social and cultural objectives, they will not take off and people will be educationally dissatisfied। अगर जो भी आपने प्लान किया है शिक्षा का, यानी कि जो भी आपने शैक्षिक योजना बनाई है, अगर उससे आपके समाज की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, या ये पॉलिसीज आपकी फुलफिल नहीं होती हैं, तो फिर कह सकते हैं आपकी, आपका जो समाज है, आपके जो लोग हैं वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे। ठीक है ना। Legal basis. The planning takes place under established law. The legal framework for planning should be streamlined through legislation to include the form, structure, and functions of the planning units and agencies, the staffing and the responsibilities, the relationship of the units with other educational authorities। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब एजुकेशनल प्लानिंग की जो प्रोसेस है ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। अब एक नए सिरे से इसको देख लेते हैं हम। जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से पहले आप सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं कि इससे पहले जो जो आप सोच रहे हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप शिक्षा के संबंध में ये जानेंगे कि वर्तमान शिक्षा कैसी चल रही है, और जैसी शिक्षा चल रही है क्या उससे आपके जो वर्तमान या भविष्य के आने वाले जो डायमेंशंस हैं वो पूरे हो रहे हैं, या एस्पेक्ट जो है आपके सारे के सारे वो फुलफिल कर रही नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो उन तरफ वो आप सोचना शुरू कर देंगे। वेरी फर्स्ट टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड इज अ सर्वे ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो वर्तमान कंडीशन है उनका सर्वे करना, और उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको ढूंढना, और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए प्लानिंग करना। Potentials and constraints. Necessary data and information must be organized and analyzed to reveal the existing state of educational development and area of needs. Then the next stage follow. Definition of goal and objective देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। Program planning and design. The technical planner has to reduce the already defined educational objectives to specific tasks to be accomplished, and alternative programs that can be adopted must be designed. The alternative program or techniques for accomplishing such educational tasks must be quantitatively evaluated for efficiency होना चाहिए यहाँ पर, to permit the rational choice among them। जो भी प्लानिंग आपकी की जा रही है उससे ये देखना जरूरी है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो फुलफिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो अकम्प्लिश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर आगे क्या आप सेकंड प्लान करेंगे, अल्टरनेटिव प्लान करेंगे, उस पर भी आपने विचार करना होगा। प्रोग्राम प्रोविजंस। दिस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज टू इंश्योर इफेक्टिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो प्रोग्राम प्रोविजंस के अंदर क्या होता है, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी मटेरियल आपका इस हेतु लगा हुआ है, संसाधन के रूप में आप प्रयोग में ला रहे हैं। देखो, टीचर भी एक प्रकार से संसाधन होता है, इसको मानव संसाधन कहते हैं, और इसके साथ साथ आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो तो संसाधन हुआ ही हुआ। ठीक है ना, उनका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं इसके संबंध में आप क्या करेंगे, एक प्रोविजन डिसाइड करेंगे, बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब जो प्लानिंग आपने किया उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं, और किस हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसको देखेंगे और नियंत्रित करेंगे। Translate the plan into action by arranging for the execution
determine how the activities that should be done and manpower requirements and so on. Arrange the execution of the plans. A short of timetable will be necessary to ensure that all actions taken are intended to achieve the stated objectives. तो जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो समय समय पर चेक करना जरूरी है, क्या वह प्रॉपरली उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. This stage also required the commitment of the political leadership to ensure efficient flow of resources and to guarantee smooth implementation and supervision of the plan. Plan evaluation and regeneration. ठीक है, तो अब जब आपका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है तो फाइनली आप क्या करेंगे, आप इवैल्यूएशन करेंगे कि कितना किस स्तर तक आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और कितने उद्देश्य की प्राप्ति होनी आपकी रह गई है. ठीक है, इसके बाद कुछ एजुकेशनल प्लानिंग के अप्रोचेस हैं जो कि आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए नेम इनके. सोशल डिमांड अप्रोच, मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर और फोरकास्टिंग अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट और रेट रिटर्न अप्रोच एंड सिंथेटिक अप्रोच. ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जो कि एजुकेशनल प्लानिंग पर था. बहुत थोड़ा सा रैपिडली हमने डिस्कस किया है क्योंकि मैं फिर कह चुका हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आप लोगों के एग्जाम के लिए, बट फिर भी क्योंकि पूछा जाता है या आपके सिलेबस में है तो पढ़ना आवश्यक था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है. ठीक है, तो देख लीजिएगा, जहां पर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी आपकी होगी, है ना, जब आपका मन करे तब आप पूछ लीजिएगा, क्लास में तो आप पूछ ही सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं. थैंक